This is class 9th English literature, and today we will begin our second chapter, The Sound of Music. This story has two parts, and the first part of the story we will see in this video, and the second part of the story we will see in the next video. So, the first part is Evelyn Glennie listens to the sound without hearing it. This chapter is written by Deborah Cowley. डेबोरा काउले जो राइटर हैं उन्होंने एवलिन ग्लीनी का इंटरव्यू लिया था. एवलिन ग्लीनी वॉज अ वेरी फेमस परक्यूशनिस्ट. वो एक म्यूजिशियन है जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकती हैं. एंड दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग. You will enjoy it. Let's see what is in the chapter. Evelyn Glennie listens to the sound without hearing it. Evelyn Glennie is a girl who listens the sound. वो म्यूज़िक को सुन सकती हैं बिना सुने. अब उनके पास एक्चुअली क्या है स्टोरी में, शी इज़ प्रोफाउंडली डेफ. वो एब्सोल्युटली डेफ है, वो उन्हें सुनाई नहीं देता है. और तभी भी वो क्या है, वो एक परक्यूशनिस्ट है, वो एक म्यूजिशियन है, वो एक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती हैं और वो बहुत ही फेमस परक्यूशनिस्ट है. तो हम देखते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही और उन्होंने कैसे अपने लिए ये प्रोफेशन चूज़ किया, उन्होंने कैसे इस पाथ पे वो कैसे आगे बढ़ी और उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं विच वी विल सी बिफोर यू रीड. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. भगवान ने भले ही उनकी जो हियरिंग कैपेबिलिटीज़ थी वो भले ही ले ली थी, लेकिन उन्हें क्या दिया था, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दिए थे थ्रू विच शी कैन हियर म्यूज़िक, थ्रू विच शी कैन फील म्यूज़िक. क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने म्यूज़िक को फील करना स्टार्ट किया. What we hear, she feels. जो हम सुन सकते थे वो क्या करती थी, वो महसूस करती थी. Far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. और इसीलिए वो जो भी सुनती थी उस म्यूज़िक को वो फील करती थी. वो हमारी तरह सुन नहीं सकती थी बिकॉज शी वॉज डेफ. वो उन्हें सुनाई नहीं देता था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने म्यूज़िक को फील करना स्टार्ट किया. उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया. शी ट्राई टू नो द पोटेंशियल इन हर एंड शी नेवर गिव अप. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. This chapter is really very beautiful, portrayed by Deborah Cowley. And here Evelyn has some physical disability and she overcome her disability. उस एवलिन की कुछ फिज़िकल डिसेबिलिटी थी. पहली बात तो उन्हें सुनाई नहीं देता था. वो हैंडीकैप्ड इन पर्सन्स को क्या बोलते हैं कि वो हैंडीकैप्ड है. मतलब कि उनका कोई एक पार्ट, उनके बॉडी का कोई एक पार्ट जो कि सही से काम नहीं करता है जैसे नॉर्मल पीपल का करता है. लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया. शी सेड शी हैज़ पोटेंशियल एंड शी विल फॉलो हर ड्रीम, शी विल परस्यू हर ड्रीम. वैसे ही आपके साथ भी है कि वैसे ही हमारे साथ भी है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. हमें देखना चाहिए कि अगर हमारे अंदर पोटेंशियल है, अगर हम इस चीज़ को कर सकते हैं तो वी विल फॉलो इट. अगर हमारी लाइफ में कोई भी हिंड्रेंसेस आती है, कोई भी हर्डल्स आते हैं, कोई भी रुकावट आती है तो हमें तब रुकना नहीं चाहिए, हमें अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए. देन ओनली वी विल गेट द सक्सेस, वी विल गेट द नेम, फेम, रिस्पेक्ट, वॉट एवर वी हैव ड्रीम्ड ऑफ. जो भी हमने सोचा है हम तभी वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाएंगे. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. अब क्या बता रहे हैं कि एवलिन कहाँ है,
एवलिन इस टाइम एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे है और रेलवे प्लेटफॉर्म पे हम क्या देखते हैं कि देयर इज क्राउड ऑफ पीपल। वहाँ पे क्या रहती है, भीड़ भाड़ रहती है लोगों की। जॉसल फॉर पोजीशन, जॉसल मीन्स होता है पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। Everyone wants first to get into the train, that's why everyone pushes each other। तो वो कहाँ पे थी, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे थी जहाँ पे बहुत क्राउड थी, जहाँ पे लोगों की बहुत भीड़ भाड़ थी और वो एक दूसरे को धक्का मार रहे थे कि वो पहले ट्रेन में चढ़ सकें। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। अब क्या था, एवलिन कितने ईयर्स की थी, शी वॉज ऑफ 17 ईयर्स, लेकिन वो उनसे यंगर दिखती थी। लेकिन वो 17 ईयर्स की थी लेकिन लगता नहीं था उन्हें देख करके कि वो 17 ईयर्स की है। वो एक क्यूट लिटिल गर्ल लगती थी और वो क्या थी उस टाइम, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। वो ट्रेन के आने की वाइब्रेशंस को सुन सकती थी। हम लोग भी अगर ट्रेन के सामने खड़े रहते हैं तो हमें क्या लगता है कि ट्रेन की वाइब्रेशंस हमारी बॉडी को टच कर रही हैं। वैसे ही अब हमारे पास तो ईयर्स है, वी कैन लिसन थ्रू आवर ईयर्स, लेकिन एवलिन वॉज डेफ। एवलिन क्या थी, वो डेफ थी और उसे सुनाई नहीं देता था। वो क्या फील कर रही थी, वो ट्रेन के आने का वाइब्रेशन फील करती है। अब देखते हैं कि वाई शी वॉज एक्साइटेड एंड वाई शी वॉज नर्वस। वो एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी, लेकिन ऐसा क्यों था। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। अब उसका सबसे पहला दिन था कहाँ पे, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। लंदन में एक एकेडमी है म्यूज़िक की, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी। डॉन्टिंग मीन्स होता है डरना, फ्राइटन होना, और किसी भी टीनेजर गर्ल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग है, बहुत ही ज़्यादा डरावना है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो एक छोटी सी जगह से आई थी। कहाँ से आई थी, स्कॉटिश फार्म से लंदन आई थी। अब जैसे इफ़ हम लोग फैज़ाबाद से अगर हम लोग दिल्ली जाएंगे हमारे लिए, हमारे कुछ ऑडिशन देने, या फिर हमें किसी स्कूल में एडमिशन कराना है या किसी कॉलेज में एडमिशन कराना है, तो उसका अगर इंटरव्यू होगा तो वी विल गेट सम नर्वस। तो वैसे ही उसे भी बहुत नर्वसनेस हो रही थी कि उसका जो इंटरव्यू है, उसका जो ऑडिशन है, वो कैसा जाएगा। एवलिन ग्लिनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ऐसा नहीं था कि एवलिन जो थी वो बॉर्न डेफ थी। ऐसा नहीं था कि एवलिन जब पैदा हुई थी तब वो डेफ नहीं थी। शी हैज़ अ हियरिंग कैपेबिलिटीज़, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, ग्रेजुअली उसकी जो हियरिंग कैपेबिलिटीज़ थी वो जाने लगी। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। अब क्या था, उसकी मदर ने नोटिस किया कि जब एवलिन 8 इयर्स की थी और जब वो पियानो बजाने जा रही थी तो एवलिन की जो मॉम थी, शी कॉल्ड हर बाय हर नेम। एवलिन की मॉम ने उसके नाम से उसे बुलाया, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि एवलिन डिडंट लिसन एनीथिंग, एवलिन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और ये चीज़ किसने नोटिस की, उसकी मॉम ने नोटिस की। They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Gleany. Isabel Gleany is the name of her mother. Isabel Gleany क्या बोलती हैं, वो उनको रियलाइज़ होता है जैसे कि एवलिन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अब जैसे जैसे उसकी ग्रोइंग ईयर्स, जैसे जैसे वो ग्रो कर रही थी, वो क्या था, अपनी डेफ की जो वो उसे सुनाई नहीं दे रहा था, उसकी हियरिंग कैपेबिलिटीज़ जो कम हो रही थी, उसने क्या किया, वो अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स से ये चीज़ हाइड करने लगी। कंसील मतलब हाइड करना, छुपाने लगी ये चीज़ें।
वो ऐसा प्रिटेंड करती थी जैसे उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था. शी हैज़ लूजिंग हर हियरिंग कैपेबिलिटीज़. जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो कम होती जा रही थी. But by the time she was 11, her marks has deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन क्या हुआ, टाइम के साथ साथ जब वो 11 ईयर्स की हो गई तो क्या था कि उसके जो मार्क्स थे वो डिटेरियोरेट होने लगे थे, उसके जो मार्क्स थे वो फॉल डाउन होने लगे थे, कम होने लगे थे. दैट्स वाई हर टीचर्स अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसके टीचर ने रिक्वेस्ट की उसके पेरेंट्स से कि उसको कहाँ पे ले जाएं, उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाएं. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. अब क्या था, जब उसे स्पेशलिस्ट के पास ले गए तो क्या पता चला कि उसकी जो हियरिंग वाली जो नर्व है, जो एक नस है जिससे हम लोग सुनते हैं, वो क्या हो गई है, वो वीक हो गई है. इम्पेयर्ड मीन्स वीक हो गई है, जिसकी वजह से इसे सुनाई नहीं दे रहा है. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ. अब what did doctors say? Doctors said that she can't listen now, she needs some hearing aids and she should send to the deaf school. उसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा और अब उसकी जो सुनने की कैपेबिलिटी है वो चली गई है, उसकी जो नर्व है वो डैमेज हो गई है और शी नीड सम हियरिंग एड्स. उसे कुछ डिवाइसेस चाहिए जिनकी हेल्प से वो, उसको एक ईयर मशीन चाहिए जिसकी हेल्प से वो सुन सके. और अब उसे कहाँ जाना पड़ेगा, डेफ स्कूल जाना पड़ेगा. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. अब एवलिन ने जैसे ही ये सुना, शी कांट हियर नाउ, शी शुड सेंड टू अ डेफ स्कूल, तो वो जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई, बहुत निराश हो गई कि अब उसके लिए ये दुनिया ही जैसे ख़त्म हो गई थी. एवरीथिंग लुक ब्लैक का मतलब है कि अब उसे कुछ भी होप दिखाई नहीं दे रही थी कि वो आगे क्या करे. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. ये चीज़ सबसे अच्छी क्वालिटी थी एवलिन की कि उसने क्या डिसाइड किया कि वो गिव अप तो नहीं करेगी. He will never give up. She will never give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उसने क्या डिसाइड किया कि वो हमारी तरह एक नॉर्मल लाइफ जिएगी. ऐसा नहीं है कि वो डेफ स्कूल में जाएगी, वो नॉर्मल स्कूल में जाएगी, नॉर्मल लोगों के साथ रहेगी और वो क्या करेगी, अपने ड्रीम्स को फॉलो करेगी. किसमें उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में था, तो उसने कहा कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो म्यूज़िक में है और मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. अब क्या था, उसने एक लड़की को देखा, वो xylophone बजा रही थी. xylophone ये दिया हुआ है ना आपकी बुक में, ये साइड में देखो xylophone बना हुआ है. वो एक बड़े से लेके छोटे का छोटे की बड़े से लेके छोटे तक स्टिक बार्स रहते हैं जिसको 2 स्टिक की हेल्प से बजाया जाता है. तो उसने देखा कि एक लड़की जो है वो xylophone बजा रही है और उसने डिसाइड किया कि अब ये उसे भी बजाना है. वो भी xylophone बजाना चाहती थी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. बहुत सारे जो उसके स्कूल के टीचर्स थे उसने उन्हें क्या किया, डिस्करेज किया. उसने कहा कि एवलिन के पास तो हियरिंग कैपेबिलिटीज़ है ही नहीं, शी इज़ डेफ, सो शी कांट प्ले xylophone. वो xylophone कैसे बजाएगी, जब वो उसे कुछ सुनाई नहीं देगा तो वो xylophone कैसे बजा सकती है. तो इसीलिए वो लोग जो उसके टीचर्स थे वो उसको डिस्करेज करने लगे. लेकिन
जो परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स थे उन्होंने उसकी पोटेंशियल को पहचान लिया। एक परक्यूशनिस्ट थे, परक्यूशनिस्ट मीन्स क्या होता है, ऐसा इंसान जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता है। तो जो रॉन फॉर्ब्स थे उन्होंने देख लिया कि हाँ शी हैज़ हर पोटेंशियल, उसके पास पोटेंशियल तो है कि वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती है, बट शी नीड सम सपोर्ट, लेकिन उसे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। He began by tuning two large drums to different notes. अब रॉन फॉर्ब्स ने क्या किया, एक ड्रम लिया और उसको अलग अलग ट्यून पे बजाने लगा, अलग अलग ट्यून पे सेट कर दिया, अलग अलग टोन, अलग अलग ट्यून्स बजाने लगे वो। Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. अब उन्होंने क्या कहा, यही जो पॉइंट था इसी को एवलिन ने अपनी ज़िंदगी में लगा लिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने क्या कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो, तुम म्यूज़िक को अपने कानों से मत सुनो, सिर्फ अपने कानों से तुम अपनी इस म्यूज़िक को मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तुम इसे किसी और चीज़ से फील करो, तुम इसे अपनी बॉडी पार्ट से फील करो। Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down. अब क्या था, ये चीज़ एवलिन ने समझी और उसने क्या महसूस किया, उसने महसूस किया कि जैसे ही हायर ड्रम का नोट बज रहा था, जब हाई पिच पे ड्रम बज रहा था तो क्या हो रहा था, उसकी कमर के ऊपर का हिस्सा जो था वो वाइब्रेट कर रहा था, और जब लोअर ड्रम बज रहा था तो उसकी कमर का नीचे का हिस्सा वाइब्रेट कर रहा था। अब उससे ये चीज़ फील होने लगी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. ऐसा सिर्फ फोर्ब्स ने एक ही बार नहीं किया, रॉन फोर्ब्स ने ऐसा सिर्फ एक ही बार नहीं किया, उन्होंने उसको रेगुलर एक्सरसाइज करवाई, रेगुलर प्रैक्टिस कराई। रॉन फोर्ब्स एक बहुत अच्छे टीचर थे और हम भी चाहते हैं कि हमें कोई ऐसे टीचर मिल जाए जो हमारी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमें समझाएं। उन्हें पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, हम क्या चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो रॉन फोर्ब्स ने भी वही किया, उन्होंने एवलिन को रोज़ एक्सरसाइज करवाई, रोज़ प्रैक्टिस करवाई। किस चीज़ की, वो ड्रम बजाते थे और वो क्या करती थी, अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से उसे फील करती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. उन्होंने ये कैसे किया, जब भी म्यूज़िक वो बजाने जाती थी या जब भी वो म्यूज़िक को फील करती थी तो उन्होंने अपना जो माइंड और अपनी बॉडी से फील किया, उन्होंने अपने दिमाग और अपनी बॉडी को बिल्कुल खुला छोड़ दिया और उससे उन्होंने उस म्यूज़िक को फील किया। और उनका क्या था, उनका डिटर्मिनेशन था, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, वो डिटरमाइंड थी कि मुझे ये करना है तो करना है। और उनका हार्ड वर्क, उनकी मेहनत थी। अगर हम भी कोई चीज़, अगर हमें कोई चीज़ अचीव करनी है तो अगर हम डिटरमाइंड हो जाएं कि नहीं ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता है, हम ज़रूर अपने एम को पा लेंगे, अपने एम को अचीव कर लेंगे। She never looked back from that point onwards. और फिर उन्होंने मुड़ कर के कभी भी पीछे नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उन्होंने क्या किया, वो कहाँ गई, वो यूनाइटेड किंगडम टूर पे गई, वहाँ पे उन्होंने ऑर्केस्ट्रा के साथ प्ले किया। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, उन्होंने एक म्यूजिशियंस का ग्रुप था उनके साथ इंस्ट्रूमेंट प्ले किया, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। और देखते ही देखते वो 16 इयर्स की हो गई और उन्होंने कभी भी म्यूज़िक को नहीं छोड़ा, उन्होंने म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना ली। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। जिस एकेडमी की स्टार्टिंग में बात हो रही थी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उनका ऑडिशन था वहाँ पे और उन्होंने वहाँ पे बेस्ट ऑडिशन दिया। और वहाँ पे जो कोर्स था उनका,
3 इयर्स का वहाँ पे कोर्स था, और वहाँ पे जो कोर्स था उनका, वहाँ पे उसने कैसे मार्क्स की अचीव किए, उन्होंने ऐसे मार्क्स अचीव किए, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए जो कि वहाँ के किसी भी बच्चे ने स्कोर नहीं किए थे। उनके जो मार्क्स थे वो हिस्ट्री बन गए उस एकेडमी में। उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, और उन्होंने ये सारी चीज़ें कैसी की, उनका जो था शेयर डिटर्मिनेशन था कि उनको ये चीज़ करनी है, और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की, और शी नेवर गिव अप, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अब 3 साल का उनका वहाँ पे कोर्स था। 3 साल के एंड में उन्होंने क्या किया, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उन्होंने बहुत सारे ग्रुप परफॉर्मेंस दिए। अब क्या था, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। लेकिन ऐसा नहीं था कि हाँ, जब लोग उनको प्रेज़ करते थे, लोग उनकी तारीफ़ करते थे, वाओ एवलिन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, और तुमने बहुत अच्छा बजाया, तो वो क्या था, वो प्राउड नहीं फील करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ थी। उन्हें कभी भी अपनी इस चीज़ को लेकर के घमंड नहीं आया कि हाँ, मेरे पास हियरिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है, फिर भी मैं इतनी अच्छी परक्यूशनिस्ट बन गई हूँ, इतने सारे मुझे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा दिखावा नहीं किया, उन्होंने कभी भी प्राउड फील नहीं किया इस बात को लेकर के। वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with the master of some 1,000 instruments and hectic international schedule. अब उन्होंने क्या कहा आगे कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप वर्क हार्ड करेंगे, और अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। और उन्होंने भी ऐसा ही किया, और आज वो कहाँ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी परक्यूशनिस्ट है। सॉट आफ्टर मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर। वो बहुत ही पॉपुलर मल्टी परक्यूशनिस्ट है। वो खाली एक ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाती हैं, बल्कि 1000 ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना उन्होंने सीखा। और अब क्या था, उनका बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल था, उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। वो ऑर्केस्ट्रास करती थी, वो सोलो परफॉर्मेंस करती थी, वो उनके बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते